बच्चों, हम लोगों ने कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर वाला टॉपिक चालू कर दिया था और उसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताई थी। ज्यादा कुछ उसमें नहीं किया था। जो किया था वो बड़ा ही सिंपल बात की थी। हमने कहा था Q इक्वल टू सी वी। सी कैपेसिटेंस था, सी को हमने कहा था Q अपॉन वी। Q का हमने यूनिट कहा था कूलोम और V का हमने यूनिट कहा था वोल्ट। कूलोम अपॉन वोल्ट इसको हमने कहा था फैरेड। इसका मतलब कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड, राइट। इसकी हमने वो भी निकाल दी थी, क्या, डायमेंशंस। डायमेंशंस जो है ना वो हर क्वांटिटी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, कम से कम 12th में पूछी जाती है, काफी सारी बोर्ड वाले ज्यादा पूछते हैं। अब देखिए V जो है ना वोल्ट है, V को हम कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। आपका C बराबर Q अपॉन V। Q की डायमेंशन होती है A1 T1। ये तो मैं एक्चुअल में वो सारी बातें जो है ना एक बार दोबारा बता ही देता हूँ। A2 T2 हो जाएगा क्योंकि ये वर्क, ये चार्ज ऊपर जाएगा। वर्क जो है आपका M1 L2 T-2। आपके पास में C की डायमेंशन आ जाएगी M-1 L-2 T4 A2। ये कैपेसिटेंस की डायमेंशन आ गई। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। प्लीज एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं, बच्चे बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बी वेरी क्लियर इन टू टर्म्स, वन इज फैरेड एंड अदर इज फैराडे। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। फैरेड है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराडे है यूनिट ऑफ चार्ज। ये बड़ा सावधानी वाला मामला है। कई बार बच्चे जो है ना इधर उधर हो जाते हैं। फैराडे चार्ज की यूनिट है, और पता है फैराडे चार्ज की यूनिट है तो आपको हमने पढ़ाया होगा फैराडे इज व्हाट? फैराडे इज चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन माने H प्लस। H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन के पॉजिटिव। ये मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं मेमोरी। इट इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इट इज चार्ज ऑफ 1 मोल, सोचो, सोडियम आयंस। बिल्कुल। इट इज ऑल्सो चार्ज ऑफ, जैसे कोई डाई वाला हो जिसकी की वैलेंसी जो है ना डबल हो, तो ऐसे का आधा हो जाएगा। फिर चार्ज ऑफ हाफ मोल ऑफ O-2 वाला, ये वाला, ठीक है ना, इसका आधा मोल का ही हो जाएगा एक फैराडे चार्ज। तो ये देखिए कि आपको ये थोड़ा सा इसमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। हमने आपको कैपेसिटेंस की जो है ना डेफिनेशंस भी बताई थी। तो कैपेसिटेंस का जो है Q अपॉन V कहा था मैंने। अब मैंने कहा था कि इफ V और डेल्टा V 1 वोल्ट हो जाए तो C क्या होगा? Q के बराबर आ जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा? Q के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? एक बार मैं दोबारा बता देता हूं ये चीज। इसका मीनिंग ये होता है कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर और कैपेसिटर इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज creates 1 वोल्ट पोटेंशियल और changes potential by 1 वोल्ट। मतलब आप ये देखिए कि 1 वोल्ट का डिफरेंस आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपका कैपेसिटेंस के बराबर है। चेंजेज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का चेंज आ जाएगा। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, आपने उसको चार्ज दिया। अब चार्ज दिया और उस पर 1 वोल्ट आ गया,
इसका मतलब वो चार्ज उसके बराबर है, कैपेसिटेंस के बराबर, राइट। ये बात हो गई। हमने पिछली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, और वो बात की थी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये मैंने आपको पढ़ाया था। स्फेरिकल कंडक्टर, देखो, इफ दिस इज एनी स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, राइट, कंडक्टर में बी मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी, है ना, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अगर हमने इसको कोई चार्ज कैपिटल क्यू सप्लाई किया है, और कैपिटल क्यू के कारण इस पर जो है कोई वोल्टेज तो आएगा, पक्का, चार्ज दिया है तो वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज जो इस पर आने वाला है वो आने वाला है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। मैंने बताया था के को आप लिखेंगे 1/4πε0, और क्यू को आप ये लिखेंगे और आर को आप ये लिखेंगे। तो मैं कह दूंगा कि कैपिटल क्यू अपॉन वी इट इज इक्वल टू 4πε0 आर। इसे कहेंगे कैपिटल सी, मतलब कंडक्टेंस, वो सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है ना, इसको थोड़ा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये है 4πε0 आर। मैंने आपको बता दिया था कि अगर वैक्यूम के अंदर रखा है तो इट इज इन वैक्यूम, अगर ये मीडियम में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 4πε0 एप्सिलॉन आर कैपिटल आर। एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। अब देखो आप, C इन मीडियम अपॉन C इन वैक्यूम, आप जब भाग लगाएंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन आर। ये हमेशा ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होगा वैक्यूम से। ये नियम है, ये नियम है, राइट। अच्छा, अब यहां एक सबसे ज्यादा जो टिपिकल बात हमारी लाइफ के बारे में मैंने बताई थी, वो ये बताया था कि C प्रोपोर्शनल टू R है। R माने साइज, R माने साइज, और ये बहुत ही ट्रबलसम बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। साहब साइज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अब साइज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। देखो कैपेसिटेंस की हमारी जिंदगी में आज बहुत जरूरत है, हर जगह कैपेसिटर लगा हुआ है, हर जगह, हर इंस्ट्रूमेंट में कैपेसिटर लगा हुआ है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है जिसमें कैपेसिटर ना हो, मतलब होता ही होता है, होता ही होता है। अब आप ये बताओ कि अगर हम इसका यूज करने लग गए C प्रोपोर्शनल टू R प्रोपोर्शनल टू साइज, तो पता होगा क्या होगा आपका हाल, हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। हर घर के ऊपर जो है ना, छत पर मोटे मोटे गोले रखे हुए दिखाई देंगे, हर घर की छत पर, हाँ, मकान से ज्यादा बड़े गोले रखे हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप साइज बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ा तो सकते हैं, बट इट इज नॉट फीजिबल, है ना, हाँ, अच्छा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि बिना साइज बढ़ाए भी कैपेसिटेंस बढ़ जाए, और उस अरेंजमेंट का नाम ही कैपेसिटर है। मैंने पिछली बार आपको ये कैपेसिटर की डेफिनेशन बताई थी। क्या थी कैपेसिटर की डेफिनेशन? कैपेसिटर, ये डेफिनेशन मैंने बता दी थी पिछली बार कि कैपेसिटर इज सच एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज सच एन अरेंजमेंट capacitor is such an arrangement so that we can increase capacitance, without increasing size, हाँ जी, विदाउट इंक्रीजिंग साइज। तो देखो हम क्या करेंगे, मेकिंग अ कैपेसिटर मीन्स मेकिंग अ कैपेसिटर means capacitance C is making a capacitor means capacitance C is to be increased many times
many times. Making a capacitor means capacitance C is to be increased many times, है ना, without increasing size. अब इसका कंसेप्ट क्या है, ये है एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट बात, और ये कंसेप्ट आपके बोर्ड में 12th क्लास में काफी पूछा जाता है ना. तो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर? तो देखिए, मैं कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर पढ़ा रहा हूं और ये बहुत पूछते हैं, वो बाकायदा हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, है ना. तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर बड़ा ही सिंपल है, C इक्वल टू क्यू अपॉन V. C इक्वल टू क्यू अपॉन V. इफ, ध्यान दो, इफ बाई एनी वे, if by any way or method, by any way or by any method, or by any method, potential V is decreased, potential V is decreased, then C will increase, पक्का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा. बस यही कंसेप्ट है. हम क्या करेंगे, हम V को डिक्रीज करेंगे, बस V डिक्रीज करते ही कैपेसिटेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. कुछ ऐसा कमाल करेंगे हम, तो हम कैपेसिटर बनाएंगे, और कैपेसिटर बनाने में पता है हम एक गेम खेलेंगे. वी विल प्लान इन सच अ मैनर, वी विल डू सच एन अरेंजमेंट सो दैट पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड हेंस कैपेसिटेंस विल इंक्रीज विदाउट चेंजिंग इन साइज, है ना. सबसे सिंपल कैपेसिटर जो है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले, राइट. तो देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं मेकिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मेकिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये जो कंपटीशन वाले हैं ना, ये यहां सवाल बना जाते हैं, मेकिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मतलब बोर्ड वगैरह में तो ये वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन आपको समझना है पूरा. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे कैसे? स्टेप वन, है ना. तो पहला स्टेप है बेटा, आप एक प्लेट ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा ले लो, छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा, इतना सा बहुत है, काफी है. किस चीज का टुकड़ा लोगे? एक इतना सा छोटी सी कोई टुकड़ा ले लो, प्लेट ले लो, प्लेन ले लो, है ना, कॉपर का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, किसी भी मेटल का ले लो, करेक्ट. ये आपने छोटा सा टुकड़ा ले लिया. आप इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दो, एनी पॉजिटिव चार्ज, गिव एनी पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो सम पॉजिटिव चार्ज यू हैव गिवन. ये आपका स्टेप वन है ना. बोर्ड वगैरह में नहीं आएगी ये सब चीजें, ये आपको मैं उस पर्पज से बता रहा हूं, क्योंकि ये जो कंपटीशन में सवाल आते हैं ना बेटा, इनकी खास बात होती है, ये हमेशा न्यूली फ्रेम्ड आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि जैसे मान लो जेई मेन के अंदर है, 25 में से 15-20 क्वेश्चन तो एकदम आपके जनरल आएंगे, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन न्यूली फ्रेम्ड आएंगे. वो जो न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करता है ना, बस सिलेक्शन उसी का होता है. 18 क्वेश्चन, 25 में से 18 क्वेश्चन जो कर आए वो तो सारे ही कर आते हैं, सब कर आते हैं. बाकी 5-7 क्वेश्चन जो होते हैं ना असली वाले, वो फ्रेम किए जाते हैं, वो पेपर सेटर बनाता है, नए क्वेश्चन बनते हैं वो. अच्छा, अब उन नए क्वेश्चन में कहां से बनता है वो नया क्वेश्चन? नया क्वेश्चन आपके किसी भी वेल प्लान्ड मेथड से नहीं बनता. ये आप इस बात को पकड़ गए थोड़ा सा, अगर मेरी इस बात को पकड़ गए ना, तो आप 100% वो 7-8 क्वेश्चन करके आएंगे जो कि बस 10-5% बच्चे करते हैं. ध्यान दीजिए, 15-17 जो इजी क्वेश्चन है ना, वो हर बच्चा कर आता है. 5-7 क्वेश्चन जो है ना जोरदार वाले, वो वही बच्चा करता है जिसको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होता है, जिसको थ्योरी अच्छी से आती है, जिसको सब्जेक्ट बढ़िया से आता है. केवल फॉर्मूला जिसको आता है ना, वो नहीं कर पाएगा टेढ़े मेढ़े सवालों को. तो आप देखिए ये क्या है स्टेप, मैं आपको कैपेसिटर बनाना सिखा रहा हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आपका स्टेप 1 हुआ, आपने इस पर चार्ज दिया, आपने कुछ भी चार्ज दिया, व्हाटएवर चार्ज यू हैव गिवन, ठीक है. अब जब ये चार्ज दोगे ना बेटा इसके ऊपर,
तो कोई पोटेंशियल इस पर आएगा, कुछ तो आएगा ही पोटेंशियल। चलो मान लेते हैं कि इस पर 10 वोल्ट आ गया, ठीक है, ऐसे ही मान लिया, ठीक। तो हमने कोई चार्ज दिया, 10 वोल्ट, पोटेंशियल आ गया, एक स्टेप कंप्लीट। अब हम स्टेप सेकंड कर रहे हैं। हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब ये प्लेट ऐसे के ऐसे रहेगी, ये इतनी ही छोटी सी है, जरा सी चिन्नी सी, और ये चिन्नी सी ही रहेगी, हम कुछ करने वाले नहीं है। इस पर चार्ज कैपिटल क्यू है बिल्कुल है, राइट। अभी इस पर 10 वोल्ट है, बिल्कुल है। अब मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैं इसके बिल्कुल सामने इसी की साइज की एक प्लेट और रख दूंगा जिस पर 0 चार्ज होगा। ये बात, इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, अनचार्ज प्लेट रख दी मैंने। जैसे ही मैंने इस अनचार्ज प्लेट को सामने रखा, ये भी मेटल है, सेम मेटल है। जैसे ही मैंने इस अनचार्ज प्लेट को सामने रखा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज ने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने पर इधर नेगेटिव चार्ज आ गया काफी सारा, राइट। और यहां का जो पॉजिटिव चार्ज जो दोनों तरफ था ना, देखो पहले हमने क्यू चार्ज दिया था, तो आधा इधर था और आधा इधर था। अब क्या होगा, ये आधा भी उधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ गए पूरा। ये मतलब कंप्लीट कैपिटल क्यू अब इधर ही हो जाएगा सारा, जो इधर दोनों तरफ बटा हुआ था वो एक साइड में आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसमें इंड्यूस हो जाएगा। प्रोबेबली चार्ज इक्वल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल बात अगर हम करते हैं तो इंड्यूस्ड चार्ज इज नेवर एग्जैक्टली इक्वल, थोड़ा सा कम होता है। कितना कम होता है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपका टॉपिक आ रहा है धीरे धीरे करके, राइट। यहां पर थोड़ा सा इंड्यूस्ड होगा, तो माइनस क्यू से लिटिल कम होगा, ये लिटिल कम होगा, 100% माइनस क्यू नहीं होगा, लेकिन कितना कम होगा, कम होगा बहुत थोड़ा सा कम, यानी ज्यादा कम होने वाला नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये माइनस क्यू, एक मिनट जरा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, -0.9999 क्यू, ऐसे लिख सकते हो, इतना प्रोड्यूस होता है। 100% इक्वल इंडक्शन नहीं होता है, वो नेचर नहीं करने देती ना, नेचर 100% थोड़ी ना आपको सक्षम बना देगी, नेचर अपने लिमिटेशन सेट कर रखी है, नेचर ने हर जगह लिमिटेशन सेट कर रखी है। ये नेचर वास्तव में जोरदार है। भगवान जी जो है ना, ये भगवान जी बड़े खतरनाक हैं। भगवान जी ने हर जगह इंसान के लिए लिमिट लगा रखी है कि अपनी लिमिट्स में रहो, एक सीमा से ज्यादा आपको मैं लेने नहीं दूंगा कुछ भी। तो ये ऐसा ही जुगाड़ कर रखा है कि होता ही नहीं है इंड्यूस चार्ज उसके बराबर में, थोड़ा सा कम हो जाता है। अब होता क्या है यहां पर कि जैसे ये पहले 10 वोल्ट था, अच्छा इधर माइनस इंड्यूस हुआ, तो उधर बेटा प्लस जरूर आएगा, प्लस जरूर आएगा, जितना माइनस था उतना ही प्लस आएगा, पक्का। जितना माइनस उतना प्लस, बराबर बराबर, जरा सा भी कम ज्यादा नहीं होगा। मतलब दोनों, तो टोटल चार्ज इस पर कितना रहा, 0 ही रहा। इधर माइनस रहा, उधर प्लस रहा, टोटल 0 रहा, टोटल हमेशा ही 0 आएगा इस पर, करेक्ट। अब देखो क्या हुआ, अब मैं जरा पोटेंशियल की बात करता हूं। पहले इस पर 10 वोल्ट था, अब इसमें माइनस 9.999 प्लस 9.999, मतलब इस नेगेटिव के कारण पोटेंशियल आया, इस पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल आया, इक्वल पोटेंशियल आया। तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल कितना रहा, 10 वोल्ट। नो चेंज इन पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ है अभी तक कैपेसिटर नहीं बना है। इसका मतलब अभी कैपेसिटर नहीं बना है, कैपेसिटर अब बनेगा, अब हम बनाएंगे कैपेसिटर। अब बात को समझिए, स्टेप 1 में हमने क्या किया कि एक प्लेट ली, प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिया, कोई वोल्टेज आ गया, राइट। स्टेप 2 में हमने एक दूसरी अनचार्ज प्लेट ली, सामने रख दी, सामने रखने पर एक साइड में नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव चार्ज आया तो उसका पोटेंशियल आया, जब पॉजिटिव चार्ज आया तो उसका पोटेंशियल आया, तो टोटल मिलाकर के पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहा। 10 वोल्ट रहा तो जितना पहले था उतना अब हो गया। तो भैया क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ,
कहेगा कैपेसिटेंस चेंज होना, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, उतना ही कैपेसिटेंस है। करेक्ट। अब स्टेप 3 के अंदर हम कैपेसिटर क्रिएट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये आपका जो था ना, ये वाला प्लस की थोड़ा छोटा बनाओ ना, हमने छोटा ही बना रखा है ना। हाँ, ये वाला तो यहां रहेगा ही रहेगा भाई, ठीक है ना। ये प्लस क्यू आपका पहले से था तो ये रहने दो, इस पर 10 वोल्ट था वो भी रहने दो आप। करेक्ट। अब आप देखिए यहां जो ये माइनस था ना, हमने जो बराबर में यहां रख दिया था, ये माइनस इधर है, बिल्कुल होगा। हमें पता है कि कैपिटल क्यू से लिटिल कम होगा, वो ठीक है, वो सब चीजें आपको जो पता है वो रहने दो। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से धरती माता से कनेक्ट कर देते हैं। ये लो, बस अब कैपेसिटर बन गया। जैसे ही अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग करते ही एक घटना होती है कि अर्थ की एक टेंडेंसी है कि जैसे ही मौका लगता है वो चार्ज को लेना चाहती है। एक्चुअल में तो पता है अर्थ क्या चाहती है। देखो एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बातें बताते हैं, है ना। चार्ज सच में आपने किसको दिया, सच में चार्ज किसको दिया, सच में चार्ज आपने प्लेट 1 को दिया। करेक्ट। आपने क्या इसको चार्ज दिया था? नहीं, इसको चार्ज दिया नहीं था। बताइए इस पर टोटल चार्ज कितना है? 0 है। करेक्ट। अच्छा, अर्थ की टेंडेंसी है कि जब भी मौका लगे चार्ज ले लो। तो अर्थ का ये नेचर है, अर्थ की टेंडेंसी है कि कलेक्ट द चार्ज, कहीं से भी चार्ज छोड़ो मत। ठीक। अब देखो क्या होने वाला है। हमने क्या किया है कि इस वाले सरफेस को अर्थ से कलेक्ट किया। सच में तो पता है अर्थ क्या चाहती है, सच में तो जो नेचुरल डिजायर है अर्थ की, वो इस वाले प्लस क्यू को लेने की है, क्योंकि ये तो सच में 0 है, ये वाला चार्ज तो सच में 0 है ना। तो एक्चुअल में तो अर्थ की जो टेंडेंसी है, अर्थ की जो प्रवृत्ति है, इच्छा जो है, वो इस वाले प्लस चार्ज को लेने की है। लेकिन हम भी कम कलाकार नहीं है, हमने इसको नहीं जोड़ा, हमने उसको जोड़ा। अब पता है क्या होगा, अर्थ को आपने अर्थिंग की यहां पे, तो ये वाला जो प्लस चार्ज है ना, इसको लेने की इच्छा है, लेकिन हम उसको जोड़ नहीं रहे, इसको जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, अर्थ चाहती है मिनिमम पोटेंशियल क्रिएट करना, जिससे कि उसको चार्ज मिल जाए। तो क्या करेगी, यहां वाला पॉजिटिव चार्ज सारा हजम कर जाएगी। अब इधर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, 0 चार्ज, तो वो सारा अर्थ ने जीम लिया। अच्छा, अर्थ को क्या फायदा हुआ चार्ज लेने से? मैं बताता हूं क्या फायदा हुआ। अर्थ की टेंडेंसी है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने की, यानी मिनिमम पोटेंशियल डेवलप करने की। मिनिमम पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा, जब अर्थ पॉजिटिव चार्ज को ले लेगी। तो देखिए मैं बता रहा हूं यहां पे क्या होगा। अब यहां आएगा 10 वोल्ट, तो पहले था, नया वोल्ट कितना आएगा, नया वोल्ट आएगा -9.999 वोल्ट। ये नया वोल्ट आएगा उस नेगेटिव चार्ज के कारण। पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ ने ले लिया, तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि आपके पास में जो पोटेंशियल बचा है वो बचा है 0.001। लो जी, पहले कितना पोटेंशियल था, 10 वोल्ट, अब कितना पोटेंशियल है, 0.001। इसका मतलब जोरदार चेंज आ गया है साहब। मेरे को लग रहा है 10,000 टाइम्स चेंज आ गया, 10,000 टाइम्स वोल्टेज कम हो गया। अब वोल्टेज कम हो गया, इसका मतलब C = Q/V के कंसेप्ट से आपका वोल्टेज डिक्रीज हुआ ना, वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो आपका C इंक्रीज हुआ। मेरे को लगता है आपको ये कैपेसिटर का कंसेप्ट समझ में आ गया कि बनता कैसे। करेक्ट। चलिए, अब ये जो है ना, इसके अंदर क्या चीज है कि ये आपको समझ लेना है, केवल समझ लेना है, जिससे आपको एक अंदर से इंटरनल सेटिस्फैक्शन आए। करेक्ट। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है क्या, टू डेराइव, ये डेरिवेशन है, बोर्ड में आएगा, टू डेराइव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो जी,
अब हम इसको डेराइव करेंगे और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कैपेसिटर में से, जब भी ये सवाल आता है तो ये दे देते हैं वो सवाल, ठीक है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर वाला भी दे देते हैं कभी कभी, लेकिन ये ज्यादा कॉमन है। तो देखिए क्या करना है हमारे को, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओ। ये लो जी, ये पैरेलल है प्लेट कैपेसिटर, धरती माता से कनेक्ट करना ही करना है तभी कैपेसिटर बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। धरती माता से कनेक्ट जरूर करना है तब कैपेसिटर बनेगा। अब देखो यहां हमने प्लस चार्ज दिया, यहां जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि मैं उतनी माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन कर नहीं पाऊंगा, है ना, क्षमता में नहीं है हमारी, वी आर नॉट एबल टू डू दैट मच माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको लगभग लगभग बराबर ही मान करके कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखो अगर मैंने इसको चार्ज कैपिटल क्यू दिया तो ये भी अप्रोक्सीमेटली माइनस कैपिटल क्यू ही आएगा, करेक्ट। अच्छा अब देखिए क्या हुआ है, इसके यहां सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये देखना है हमारे को। अगर इसका एरिया ए है, ए इज एरिया ऑफ प्लेट, डी इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स। अब देखो आपका यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा वो मैं बताता हूं क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स, पता है क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखोगे आप, सिग्मा को आप लिखोगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया बेटा, राइट। अच्छा अब अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी है, तो मैं पता है ई को क्या लिखूंगा, ई को लिखूंगा मैं वी अपॉन डी, ई को मैं लिखूंगा वी अपॉन डी। वी अपॉन डी लिखते ही क्या होगा ये यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। तो अब अल्टीमेट क्या होगा, क्यू अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू आएगा, क्यू अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आएगा, और Q अपॉन V को ही हम C कहते हैं, तो C इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। दिस इज द डिजायर्ड expression for the capacitance of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बात है, तो ये एक डिजायर्ड एक्सप्रेशन है कैपेसिटर का। अच्छा अब मैं ये कहता हूं कि इसको हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज, बस ऐसे ही लिख देते हैं, ज्यादा है ना, प्लस माइनस चार्ज है। यहाँ पे अर्थिंग की हुई है, यहाँ पे अर्थिंग की हुई है, चार्ज कैपिटल क्यू माइनस क्यू है, ए आपका ये है, आपका डी है। आपने कह दिया कि सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, करेक्ट। ये तब है जब देयर इज वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स, सो देयर इज वैक्यूम और एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, और एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। तो देखो बेटा, देयर इज वैक्यूम और एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, राइट। अच्छा अब आप देखो यहां पे कि इन बिटवीन द प्लेट्स में ये, अब मैं अगर इसके बीच में कुछ भर दूं तो इफ यू फिल अप
any material, if you fill up any material in between the plates, देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, इन बिटवीन द प्लेट्स। तो जैसे मान लो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब आपने इसके बीच में कुछ मटेरियल भर दिया। क्या भर दिया आपने? कॉटन भर दो, वो कुछ ग्लास भर दो, कॉटन भर दो, या वुड भर दो, कुछ भी मटेरियल भर दो, कुछ भी मटेरियल। उस मटेरियल का एप्सिलॉन आर आपका जो है ना परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो आपका पता है सी क्या आएगा? सी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ये तो आपने बड़े आराम से लिख दिया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हमें एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना ही करना है। ये काम तो बड़ा इजी हो गया। लेकिन जो एक्चुअल वर्क है वो है पार्शियल फिलिंग। पार्शियल फिलिंग ये थोड़ा सा सीरियस और डिफिकल्ट काम है, तो मैं इसको जो है ना आपको करवाता हूं नेक्स्ट पेज पर। देखो, फिलिंग ऑफ स्लैब्स, देखिए टॉपिक है फिलिंग ऑफ स्लैब और स्लैब्स, फिलिंग ऑफ स्लैब और स्लैब्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान दो आप थोड़ा सा, है ना। जैसे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का एरिया ए है, प्लेट का एरिया ये है, डिस्टेंस आपके पास में डी है, करेक्ट? ओके, अभी इसमें एयर भरा हुआ है। अब मैं इसमें एक प्लेट डाल रहा हूं और प्लेट ये डाल दी मैंने। ये प्लेट किसकी बनी हुई है साहब? बताओ किसकी बनी हुई है? सपोज लकड़ी की बनी है या किसी भी मटेरियल की बनी है जी। इस प्लेट की थिकनेस टी है, इस प्लेट की थिकनेस टी है। एप्सिलॉन आर इस प्लेट का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखिए एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द प्लेट और स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ध्यान दो, स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ये हमने इसके अंदर रख दी। अब इसको रखने के बाद क्या क्या घटना घटित होगी? देखो मैं बताता हूं क्या क्या घटना घटित होगी। मैं यहां पे ये बताऊंगा ई एयर, एयर या वैक्यूम, है ना, ई एयर या वैक्यूम। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम, ठीक है जी। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की सिग्मा, दूसरे प्लेट की सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वैक्यूम के अंदर एयर कहां कहां है ये बताओ? इसके अंदर एयर कहां है? ये रही, ये एयर है, ये एयर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी, जिसमें से एयर जो है ना टी कम हो गई है। ध्यान दो, पहले टोटल डिस्टेंस डी थी, अब आपने उसमें टी एयर डाल दी, तो कम हो गया ना, वो तो सामान कम हो गया ना, जगह कम हो गई। अब क्या आएगा आपका? ई एयर आ गया। तो देखिए ना, वोल्टेज ड्यू टू एयर या वैक्यूम, है ना, एयर या वैक्यूम, है ना, एयर और वैक्यूम, वोल्टेज कितना आएगा ये बताओ? हाँ, ये बात बताओ, वोल्टेज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इनटू वो जो है ना एयर स्पेस, जो भी स्पेस है, या डिस्टेंस डी। तो ई इंटू जो डिस्टेंस डी बची है वो बची है टी, डी माइनस टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि उसके कारण आएगा वोल्टेज इतना। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 आ गया। बट ध्यान दो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी इनसाइड द स्लैब, इनसाइड द स्लैब, स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? तो देखिए स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। करेक्ट बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम में वो थी और उसका जो है ना ये आपका वोल्टेज आ गया था वैक्यूम के अंदर अंदर। अब हम बात करेंगे वोल्टेज इन मीडियम, है ना? तो वोल्टेज इन मीडियम क्या आएगा? वोल्टेज इन मीडियम, वही बात बताइए, मीडियम की थिकनेस कितनी है साहब? यहाँ पे मीडियम टी थिकनेस का है, टी थिकनेस का। तो मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम इनटू थिकनेस टी। बात खत्म, बात खत्म। तो देखिए ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी आ गया, इंटू टी आ गया। अब जब ये इंटू टी आ गया ना तो अब हम बताएंगे टोटल। तो देखिए हेंस वी टोटल या नेट, वी टोटल इक्वल टू वी नेट। तो वी नेट में पता है हम क्या बोलेंगे? वी नेट में हम एक तो वैक्यूम वाला जोड़ेंगे या एयर वाला जो भी है ना? अब वैक्यूम और एयर को हम एक ही मानकर चलते हैं। देखिए जहां पर एज फार एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसर्न हम हमेशा वैक्यूम और एयर को एक जैसा ही मान के चलेंगे, अलग अलग नहीं मानेंगे। अब देखो आप ये इंटू प्लस मीडियम, तो आप बाकायदा आप अच्छी तरह से इसको लिखो, V इज इक्वल टू वैक्यूम वाला कितना था, ये रखा है ना, और वो आप लिख दो बाकायदा ये चीज, राइट? यहां भी आप Q अपॉन A लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी, सिग्मा की जगह रख सकते हो ना आप, है ना? ठीक है बेटा। अब मैं इसको जो है ना ऐड कर रहा हूं यहां पर, तो देखना कैपिटल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस कैपिटल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये बात, अब आप इसको जरा अगर इलेबोरेट करेंगे, चेक करेंगे अच्छी तरह से, मैं लिख रहा हूं उसको Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले रहा हूं मैं, देखना बेटा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। आपके पास में अब आपके पास आएगा CE कैपेसिटेंस इक्वल टू Q अपॉन V। जरा Q अपॉन V करना आप जरा जल्दी से, Q अपॉन V ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, ये चीज आएगी। तो ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कैपेसिटर के अंदर कुछ सामान भर दिया है तो आपका C आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आएगा। करेक्ट। अच्छा अब इसमें एक खास बात है, आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल क्या आएगा मैं बता देता हूं। न्यूमेरिकल क्या आएगा, आपको वो एप्सिलॉन नॉट A दे देंगे, एप्सिलॉन नॉट दे देंगे, A दे देंगे, D दे देंगे, T दे देंगे, T एप्सिलॉन आर दे देंगे, C कैलकुलेट करवाएंगे, राइट? अच्छा एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इस तरह से आते हैं, इस तरह से आते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे कहेंगे कि C इन वैक्यूम, तो C इन वैक्यूम ये है जी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तो वैक्यूम में है। अगर कंप्लीट वैक्यूम है तो फिर आपने मटेरियल पीस भर दिया उसके अंदर तो C डैश बोलते हैं उसको, उसको C डैश बोलते हैं। तो क्या है वो C डैश, क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि दोनों का रेशियो बताइए, दोनों का रेशियो बताइए, तो रेशियो बताओ, तो ये लो देखो C डैश अपॉन C इन वैक्यूम, तो पुराना वाला C और नए वाले C का रेशियो बताओ जी, इसमें उसका भाग लगाओ, जल्दी से लगाओ भाग। तो D मेरे को लगता है ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ये आएगा D अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। अब ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, वो आपको D की वैल्यू देंगे, T की वैल्यू देंगे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू देंगे, तो आपको वो वैल्यू लिखनी है और आंसर आ जाएगा। अच्छा अब ये बात बताओ जरा देख करके यहाँ पे कि
विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। ये है d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज नेवर लेस देन 1। एप्सिलॉन आर हमेशा एक से ज्यादा होता है। देयर इज नो मटेरियल इन द यूनिवर्स फॉर विच एप्सिलॉन आर इज लेस देन 1। तो ये एप्सिलॉन आर तो आपका 1 से ज्यादा ही है। यहाँ पे d में से t घटा है और यहाँ पे t अपॉन एप्सिलॉन आर जुड़ा है, यानी कि घटा है t और जुड़ा है t से कम, घटा है t और जुड़ा है t से कम। इसका मतलब यह है कि दिस इज ग्रेटर। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि C डैश इज ग्रेटर देन CV। इसका अर्थ यह है कि कैपेसिटर के अंदर अगर आप कुछ भी मटेरियल डाल देंगे, कुछ भी मटेरियल डाल देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटर के अंदर अगर आप कुछ भी मटेरियल डाल देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये आपकी सिंगल प्लेट वाला, देखो 12th क्लास में आपका जो बोर्ड एग्जाम है वहां तक तो सिंगल प्लेट ही डालेंगे वो, लेकिन जब कंपटीशन का मामला आता है तो पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, फिर तो बस ये समझ लो बहुत मस्ती मारेंगे, है ना। तो देखो अब ये बोर्ड वाला काम तो हमारा हो गया, बोर्ड में इतना ही आएगा आपके। अब देखो मल्टीपल प्लेट्स, मल्टीपल स्लैब्स, मल्टीपल स्लैब्स। मल्टीपल स्लैब्स यानी एक से ज्यादा स्लैब, कि आपका ये कैपेसिटर है, ए इसका एरिया है, डी इसका थिकनेस है। अब आप इसमें स्लैब डाल दो 1 2 3 4 5 6, खूब डाल दो जम के, है ना। अब जो स्लैब्स डाली हैं उनका देखो, एक का थिकनेस T1 है, दूसरे का थिकनेस T2 है, तीसरे का थिकनेस T3 है, चौथे का थिकनेस T4 है ना, पांचवे का थिकनेस कुछ और होगा यार। मतलब कितनी भी डाल सकते हो, कितनी भी डाल सकते हो। तो देखो अब पता है मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा C न्यू, C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A लिखूंगा बिल्कुल। अब देखना मेरे लिखने का स्टाइल, देखना आप, लिखने का मेरा स्टाइल होगा d माइनस T1 प्लस माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4, जितने भी हैं, जितनी भी प्लेट्स हैं। अपन ने यहाँ पे 5 ली हैं, इसकी थिकनेस T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है ना। तो ये माइनस T5, आगे पता है क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बकवास है, फालतू की बकवास है ना, लिखते वही है लेकिन ये ध्यान रखो आप, एप्सिलॉन R5 है ना। ये आपका रिजल्ट आएगा। और पता है किया क्या है, अगर आप इसकी डेरिवेशन करने के वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, है ना, डेरिवेशन सिंगल का ही आता है खाली। आप अगर डेरिवेशन करना चाहें तो बिल्कुल वही हो जाएगा वापस से, शुरू से जो आपका था ना इनिशियली। देखो क्या ई एयर में तो आपका ये था, मटेरियल में आपका जो है ना बदल जाएगा, मटेरियल में आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले वाले मटेरियल लिखेंगे एप्सिलॉन R1, दूसरे वाले मटेरियल के लिखेंगे एप्सिलॉन R2, तीसरे वाले के लिखेंगे एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन R4, एप्सिलॉन R5 लिखेंगे ना। फिर उसकी थिकनेस भी आएगी T1 T2 T3 T4 Tn, फिर उसका ऐड भी आएगा, यहाँ पर घटाएंगे आप एयर का, समझ रहे हो ना। प्रोसेस पूरा स्टेप्स वो के वो होंगे, आंसर आपका निकल करके फाइनल आएगा जो मैंने लिख दिया है। अच्छा अब देखिए एक अलग तरह का सीन हो सकता है, वो n प्लेट्स डाल दें, इनफाइनाइट प्लेट्स डाल दें। ये कंपटीशन वाले करेंगे, आपका जो है ना यहाँ बोर्ड में कोई नहीं करने वाला। कंपटीशन में तो वो पता नहीं क्या करेंगे, है ना। तो हम तो मतलब एकदम फ्री रखना चाहते हैं ना, हम किसी सिस्टम के अंदर पैक होना नहीं चाहते। अब देखो ये D माइनस आपका T1 T2 T3 T4 T5 होगा ना, होगा। तो मैं पता है इसको क्या लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं सिग्मा TN, सिग्मा TN। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका सिग्मा करो, सबका सिग्मा करो, प्लस सिग्मा TN अपॉन एप्सिलॉन RN। ये n की वैल्यू जो है ना, ये आप लिख सकते हो 1 से लेके n तक, n की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 से लेके n तक।
ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला। आपने इनफाइनाइट प्लेट्स बना दी, ठीक है। चलिए, ये तो आपका सी डैश आ गया, करेक्ट। अब हम थोड़ा सा एक और बात करना चाहते हैं। वो बात ये करना चाहते हैं कि आई एफ इफ अगर जो डी है ना, डी, वो अगर सिग्मा टी एन के बराबर हो जाए, अगर जो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच, अगर वो सारा का सारा नाल भर दिया जाए, पूरा फुल कर दिया जाए, जरा सी भी हवा के लिए जगह ना बचे, हवा के लिए जरा सी भी जगह ना बचे, तो फिर क्या होगा, डी बराबर सिग्मा टी एन आ गया। तो सोचो क्या आएगा, आप खुद देखिए। अब सी जो आएगा ना, वो आपका ये आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए आएगा बिल्कुल। और अब डी और दिस थिंग, दिस टोटल विल बी जीरो, और केवल ये आ जाएगा, केवल ये आ जाएगा। तो देखो कितना इजी हो गया ना, ये आ गया सिग्मा टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन, ये सी डैश आ गया। आपके पास कैसा सवाल आएगा कोई नहीं जानता, है ना, मैं नहीं जानता कैसा आएगा, क्योंकि अगर मैं ये जान जाऊं कि कैसा सवाल आएगा तो फिर तो मैं आपको वही सवाल पक्का करूंगा, है ना। अगर मुझे पता लग जाए कि भाई ये वाला आने वाला है तो मैं तो सारा ही करना दूंगा, फिर तो मैं पक्का ही वो कराऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता है बेटा कि क्या एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको सब्जेक्ट दे करके और फिर फ्री कर देता हूं कि आप करो अपने आप कुछ, है ना। और वही तरीका एक्चुअल में बेटर है। चलिए अब देखो, अगर इसमें न्यूमेरिकल आता भी है तो न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। न्यूमेरिकल ऐसे आ सकता है कि आपको वो जो है ना, थिकनेस जो है उसका एक पैटर्न दे सकता है कि एक थिकनेस है d/2, दूसरी थिकनेस है d/4, तीसरी थिकनेस है d/8, फिर मान लो ऐसा दे दे, है ना। तो सपोज आप, जैसे मैं एक सवाल बनाता हूं आपके लिए, है ना, एकदम बिंदास सवाल, मान लो ये आपका डी है, ये आपका डी है। अब हमने इनमें n प्लेट्स डाल दी, कितनी प्लेट्स डाल दी, n प्लेट्स। अब देखना n प्लेट्स कैसे डाली, n प्लेट्स ऐसे डाली कि सबसे पहली वाली प्लेट डाली d/2, फिर डाल दी d/4, फिर डाल दी d/8, फिर डाल दी d/16। इस तरह से हम प्लेट्स डाले जा रहे हैं। पहले d/2 थी, फिर हमने d/4 डाल दी, फिर d/8 डाल दी, फिर d/16 डाल दी, इस तरह से डाल रहे हैं, राइट। अब सोचो आप कि अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो एप्सिलॉन आर भी आपका हो सकता है 1 2 3 4 5 6 या 1 2 4 8, ऐसे हो सकता है एप्सिलॉन आर भी। आप क्या करेंगे, आपके पास जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। अब आपको करना पड़ेगा पूरा, अब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कि यहाँ पे काफी सारी प्लेट्स डल चुकी है ना, बहुत सारी बहुत सारी। फिर अब आप सी को कैसे लिखेंगे, अब आप सी को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब बकवास पूरी करनी पड़ेगी बेटा, अब कहानी पूरी है। अब ये एक बढ़िया सवाल बन गया, खतरनाक वाला सवाल, माइनस। देखो डी माइनस, हमने कहा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, तो हमने कहा d को कॉमन ले लो, क्योंकि अब हम इन सबको ऐड करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। फिर इसी तरीके से यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। अब पता है क्या होगा, अब यहां आप लिखेंगे d/2। अब पता नहीं आपका एप्सिलॉन आर क्या दे रखा है उन्होंने, है ना, हो सकता है सबके एप्सिलॉन आर सेम ही दे दें वो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन एक काम करते हैं, सबका एप्सिलॉन आर सेम ही मान लेते हैं, ठीक है। या एप्सिलॉन आर में भी वो जो है ना बना सकते हैं कि सबसे पहले 2 वाला लिया तो d/2 इंटू 2, फिर प्लस, अब दूसरे वाले में लिया d/4 इंटू 4, फिर प्लस, इस तरीके से करते चले गए आप। तो कितना आएगा 8 इंटू 8, इस तरह से आप चलते चले गए। अब जो भी आपका आने वाला है रिजल्ट आएगा, उसकी टेंशन आप मत क्या करो, आपका काम है आगे बढ़ना बिना रिजल्ट की परवाह किए। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा d माइनस। अब आप देखो जरा कि इसको जरा वो इसका प्रोग्रेशन लगाओ,
1/2 1/2 1/2 1/2 सबके अंदर कॉमन रेशियो आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है ना। तो अब देखो सबसे पहले आप 1/2 को कॉमन ले लो, यहां से 1/2 कॉमन ले लिया यहां से, तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप 1/2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इस तरह से आएगा। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन, देखो आप चेक करो, फिर इस तरीके से आप आगे बढ़िए। तो वहां पर क्या आएगा आपका d/4 आप कॉमन ले लो, d/4 आपने कॉमन ले लिया, करेक्ट। d/4 कॉमन लेते ही आपके पास में ये आ गया 1 प्लस 1/4 प्लस क्या आया 1/4 आपने कॉमन लिया ना, तो 1/16 आ गया। फिर इस तरीके से ये आपका नेक्स्ट आता चला जाएगा। अब देखो यहाँ क्या घटना घटित हो रही है, यहाँ अपने आप हो रहा है ये, और होगा भी, वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम इनफाइनाइट प्लेट्स डाल रहे हैं तो नेचुरल है कि इट विल बी वेरी क्लोज टू द कंप्लीट फिलिंग, है ना। आप तो डाले जा रहे हो ना, डाले जा रहे हो, तो इट विल बी वेरी क्लोज टू द कंप्लीट फिलिंग। तो आप देखेंगे तो ये अब d के बराबर आ गया, 1 माइनस 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये d माइनस डी 0 हो गया, प्लस ये मैंने एक एडवांस टाइप सवाल बनाया है आपके लिए, ठीक है। बोर्ड वगैरह में तो आपका एक एक प्लेट आएगी, एक प्लेट आएगी बस, एक प्लेट का आपको वैल्यू देंगे, एक प्लेट की थिकनेस देंगे, एक प्लेट का ये देंगे, एक प्लेट का एरिया देंगे, रखो वैल्यू और आंसर निकालो, है ना। असली गेम तो यही हाल वाले हैं, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। तो देखो क्या आएगा, ये आपका d माइनस डी 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या आएगा आपका, जरा देखना, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/4, तो ये आएगा आपका d/4 एंड 4/3। आप देखो जो भी आएगा ना, मेरी बात आप एकदम मत मानो, आई कैन बी रॉन्ग, है ना। 1 माइनस 1/4 करेंगे ना आप, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, हाँ तो 4/3 आएगा, 4 से 4 चला गया। तो अब देखिए आप, इसका जो आंसर आया है वो आया है थ्राइस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ठीक है। आपको कोई बात समझ में ना आए, कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई भी डिस्कशन करना होता है, तो वो तो आप जूम सेशन में कर ही लेते हो। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कल हम इसके बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो है ना, खतरनाक खतरनाक सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल है, यानी आपके दिमाग को जो है ना हिला के रख देंगे, है ना। तो वो सब हम करेंगे, लेकिन आप आज का लेक्चर आज कंप्लीट कर लीजिए, ये तो नियम है, ठीक है। नमस्ते।